जय श्री राम सभी बच्चों को। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? बताओ बताओ, क्वेश्चन आपका क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओनली ऑपरेशन है, ओनली ऑपरेशन है। और और क्या बोल रहे हो? साइमेट्रिक मैट्रिक्स तो एक रूल फॉलो करता है, दोनों में डिफरेंस है भाई। कहाँ लग रहा है आपका ध्यान थोड़ा सा भटक गया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो ओनली ट्रांसपोज करना होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स तो कहता है कि जिसका ट्रांसपोज ए आता है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों में यही डिफरेंस है। ए के ऊपर जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज तो ओनली एक ऑपरेशन है, जैसे जोड़ना एक ऑपरेशन है। लेकिन दो ऑड नंबर को जोड़ने पर अगर इवन आता है तो ये अलग एक हो गया, रूल हो गया। एक रूल होता है और एक ऑपरेशन है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस यही है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिर्फ ऑपरेशन है कि ए का ट्रांसपोज किया करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज करना है। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि जिसका ट्रांसपोज करने पर अगर वापस ए बन जाए वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल रोहित। अभी नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं हुआ है, उसको कराना बाकी है। आज की क्लास में उसको भी डिस्कस किया जाएगा। नील पोटेंट मैट्रिक्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है? चलिए, और किसी का डाउट? और किसी का डाउट तो नहीं? क्लास स्टार्ट करें फिर? बताइए बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से, ठीक है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या रहता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इजकल टू ए आई जे, ये एलिमेंट लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? एन क्रॉस एन इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए का स्क्वायर करो आइडेंटिटी बन जाता है। बात समझे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर क्या बन जाए? आइडेंटिटी बन जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल बोल सकते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी आएगा, देयरफॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर? एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो क्या हो जाता है? उसका स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी ही आता है ना? तो ये क्या बोलता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी बन जाए वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट अलग था। आइडेम्पोटेंट में ए का वर्ग करने पर, ए का स्क्वायर करने पर ए आना चाहिए था, इसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हो जाए आई में इसीलिए इसका नाम बन गया इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यानी कि उसका स्क्वायर करने पर वो इन्वॉल्व हो जाता है आइडेंटिटी में, ठीक है? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है?
अगर चेक करें कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए आपका जो मैट्रिक्स है 2 -2 3 -1 डाला हूं, चेक करते हैं कि क्या ये कोई इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है। आपको अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए करना है। ए डॉट ए मीन्स 2 3 -1 -2 इनटू में 2 3 -1 -2 करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम इसका इस मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं, रो बाई सम करते हैं। इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, 2 2 जा 4 -3 कैंसल होके 4 -3 मिलेगा, जो कि 1 मिल जाएगा। 2 3 जा 6 -6 आंसर 0 मिल जाएगा। -2 यहाँ से +2 0 मिल जाएगा। यहाँ से देखोगे तो -3 +4 -3 +4 क्या मिला बच्चों, ये जो है 1 0 0 1 मिल गया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब देयरफॉर ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसमें अगर हम लॉजिक कुछ लगाए, रिलेशन निकालें कि क्या रिलेशन बता पाएंगे, एक मैट्रिक्स रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स ले तो उसके एलिमेंट्स को कैसे पुटअप किया जाता है, क्या प्रोसेस करें कि वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाए। तो देखते हैं, लेट कर लो, रिलेशन देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर ए को मैं ले लूं कोई भी रेंडमली ABCD, तो मुझे ए स्क्वायर ए डॉट ए करने पर आइडेंटिटी बनना चाहिए, लाइक ABCD इंटू ABCD करने पर आइडेंटिटी बन जाए 1 0 0 1, यही चाहिए ना। तो ए डॉट ए करने पर आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो लाओ देखते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस BC, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके बाद चलो पहले मैट्रिक्स में ही बना लेते हैं। फिर ए डॉट बी AB, बी डॉट डी प्लस BD, ये बनेगा। इधर देखें AC प्लस CD, और यहाँ से BC प्लस D स्क्वायर, ये जो मिलेगा ये 1 0 0 1। कंपेरिजन ऑन बोथ साइड, कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से। चलिए, आप बोलेंगे दिखेगा नहीं, इसके लिए एक ले लेते हैं। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू जो है, BC की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और 1 वाला कौन सा, एक तो ये वाला है, D स्क्वायर प्लस BC, D स्क्वायर प्लस BC, इसकी भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। दो इक्वेशन तो ये मिल गया। 0 0 वाले कौन कौन से हैं देख लो, AB प्लस BD बराबर 0 होना चाहिए, और AC प्लस CD ये इक्वल 0 होना चाहिए। तो दो ठो पोजीशन है, डायगोनल वाले 1 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल वाले 0 होने चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से इसका रीजन देखोगे तो क्या मिलेगा, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं इन दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा भाई, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो BC BC कैंसल, 1 1 कैंसल, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस डी या फिर a प्लस डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से मिल रहा है कि या तो a इक्वल डी होना चाहिए या फिर a इक्वल माइनस डी होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो a और d के बीच में रिलेशन हो गया, या तो आपको दोनों को इक्वल करना है सेम, या तो अपोजिट रखना है। ठीक है, अब यहां लाके रखा जाए तो देखा जाए तो इनके बीच में क्या निकलेगा, कोई रिलेशन देखा जाए तो क्या निकल सकता है, यहाँ से b कॉमन है तो क्या बचेगा, a प्लस डी इक्वल 0 है। और अगर a प्लस डी को 0 को, यहाँ से भी तो यही रिलेशन है, a प्लस डी इक्वल 0 है, यहाँ पुट करोगे तो b इक्वल 0 मिल जाएगा, या फिर a प्लस डी इक्वल 0, वही केस मिल रहा है।
ठीक है, दोनों में से कोई एक रखना है, ये रखोगे या तो ये रखोगे। यहाँ से भी देखोगे तो सी कॉमन है, तो सी इक्वल 0 मिलेगा या फिर ए प्लस डी इक्वल 0 ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब इसी वजह से यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ए और डी का देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये ए है डी है, दोनों का अपोजिट कैसा अपोजिट है। तो सिर्फ डायगोनल में बता सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ -2 रखना पड़ेगा, अपोजिट रखना पड़ेगा। तो डायगोनल में अपोजिट रख दो। और इनके बारे में कोई रिलेशन नहीं है, बी और सी के बारे में कुछ खास रिलेशन तो नहीं निकला। तो बी और सी, या तो बी सी की वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ से कि एक अलग से निकाल लो, चाहो तो बी सी की वैल्यू ये देखो दिख रही है, इतने से काम बन सकता है। बी सी की वैल्यू जो है 1 माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, या फिर बी सी की वैल्यू 1 माइनस डी स्क्वायर हो सकती है। अगर आप जीरो नहीं लेते उस केस के लिए, जीरो लोगे तो अलग केस हो गया, जीरो नहीं ले रहे ये वाला केस लेंगे तो बी सी की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर रखो या फिर 1 माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कौन सा लिया था, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर या फिर 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस डी स्क्वायर। तो मान लो आपने डी की वैल्यू -2 लिया था, डी बराबर -2 है, तो 1 माइनस फिर -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये जो है 1 माइनस बी सी है ना। तो बी और सी दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4, यानी कि -3। तो दोनों का प्रोडक्ट ये बी सी है, तो बी डॉट सी करने पर आपको जो है -3 मिलना चाहिए। तो बी और सी का प्रोडक्ट देखोगे तो देखो हमने ये बी है ये सी है, दोनों का प्रोडक्ट देखो -3 लिया था। तो बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, और इनके बीच में हम निकाल के हम वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रैंडमली लेके बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा था इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। एक बार देख लो। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो अपने मन से अगर बनाना है, चेक करना चाहते हैं तो देखो दूसरा एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ ए इक्वल है, यहाँ पर मैं अपने मन से रैंडमली कोई भी नंबर पुट किया, मान लो मैंने 4 पुट कर दिया, तो फिर ये तो कंफर्म हो गया डायगोनल में इसका -4 ले लो, बेटर यही है कि वहां पर -4 ले लो, ले लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, बी और सी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो बी सी जो है होता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कर दो कितना होगा, 1 माइनस 4 × 16, 1 माइनस 16 कितना होता है बच्चों, 15 -15, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 15 रखना है। अब आप कुछ भी ले सकते हो, तो 15 एक ले लो, 3 × 6 15 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे आप, कई बच्चे सोचेंगे सर इसको -1 और इसको 15 ले ले तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, यू विल ट्राई, ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ए का स्क्वायर निकाल के देख लो, आइडेंटिटी बनेगा, यानी कि 4 -1 15 -4, 4 -1 15 -4, ये सॉल्व किया तो क्या मिलेगा बोलो, 4 4 जा 16 -15, 4 15 60 हो गया, और ये भी आपका -60 हो गया, -4 यहाँ से +4, यहाँ से -15, यहाँ से प्लस का 16। ओवरऑल देखोगे आपको क्या मिलने वाला है, 16 15 1 0 0 1 मिल गया। तो क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। 100% मिलेगा, कोई भी वैल्यू को लेके सॉल्व कर सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? तो 4 रिलेशन आपके पास होने चाहिए। पहला रिलेशन ये है कि ये बी सी की वैल्यू को ये रखो, ठीक है, बी सी बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर बोलो, या फिर बी सी की वैल्यू 1 माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि ए और डी तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बी सी को ये रख दो 1 माइनस ए स्क्वायर। और रिलेशन डी में कौन सा डाल दो, ए इक्वल डी या फिर ए इक्वल माइनस डी, तो आप क्या रख दो, ए इक्वल माइनस डी, ए इक्वल माइनस डी, ये रिलेशन डाल दो। मतलब देखा जाए ओवरऑल 4 रिलेशन हो गए, कौन कौन से, 4 रिलेशन कौन कौन से हो गए दोनों को, देखो 2 केस बन गए। आपको इन्वोलेटरी बनाना है,
इन्वोलेटरी बनाने के लिए दो केस। पहला, जो मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 का, वो दोनों को क्या कर सकते हो, पहला केस में यही केस बना के लिख दे रहा हूं। फर्स्ट ए इक्वल डी लेते हो तो सेकंड बी और सी को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड केस, यहाँ थर्ड केस इधर से पहला, अगर आप ए इक्वल टू माइनस डी लेते हो तो दूसरा बी सी बराबर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 1 - a² लेना पड़ेगा। ये दो केस से मैंने बता दिया, क्लियर है। जैसे इसमें आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स आ गया था 1 0 0 1, तो ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बन गया था। ये दोनों सेम था, इसको 0 रख दिए। यहाँ से हमने क्या लिया, 4 - 4 लिया, तो यहाँ पर आपको -15 और 1 डाल दिया, ऐसा। खैर यही नहीं है, और भी हो सकते हैं, ये तो नॉर्मल है, इसके अलावा और भी बन सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस साइड बोल रहे हो तो ये लो दिख, ठीक है। तो इसी का ये सबसे, ए और डी को पॉजिटिव निगेटिव रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको -4, इसको -4, इसको 4 रख सकते हो, ठीक है। एक यही लॉजिक नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये कैसे बना, कहीं ना कहीं इसी से ही बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ना, देखो, अगर आपने ए को 1 पुट किया तो इसमें भी क्या किया, इसमें 0 वाला केस भूल जाओ, ये समझो है ही नहीं। ए बस डी है, एक ही रिलेशन है यहाँ से, ए और डी, बाकी दूसरा रिलेशन यही से निकाल लिया है। तो ए इक्वल डी रखा या ए इक्वल माइनस डी रखा, बाकी बी सी बराबर 1 - a² ही रखना है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो बी सी ये होता है, दोनों का गुणा करने पे क्या होना चाहिए, 1 - a², ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऐसा। 1 - 1 0, तो बी डॉट सी करने पे 0 आना चाहिए, ऐसा। तो इस वजह से वो 0.0 ही ले लिया होगा, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वैलिड हो जाता है। तो ये सबसे मेन है आपके लिए, या तो ए और डी दोनों को इक्वल कर दो, या तो एक दूसरे को अपोजिट रखो। अब आप यहाँ माइनस डालोगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, अपोजिट रख सकते हैं, ठीक है। बाकी बी सी की वैल्यू 1 - a², इतने से काम बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन देगा, देखेंगे अभी उस क्वेश्चन को, है ना। अभी सिर्फ टारगेट है कि उसकी पहचान करा रहा हूं कि जितने भी मैट्रिक्स हैं, ऑल मैट्रिक्स की जो है आइडेंटिफाई कैसे होती है, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो उन मैट्रिक्स के कुछ रूल्स और जो है प्रॉपर्टीज को बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अभी पहले मैट्रिक्स तो पहचान जाए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो ये रहा ये, इसके बाद आता है आपका परमुटेशन मैट्रिक्स, फिर नील पोरेर मैट्रिक्स बताऊंगा। परमुटेशन, परमुटेशन मैट्रिक्स, ये सब ना डिटर्मिनेंट वगैरह में, आइगन वैल्यू में हमारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा ये सब। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ईच रो और ईच कॉलम में ओनली वन वन एंट्री ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे जीरो होते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, और पहली बात तो ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij n क्रॉस n is called permutation matrix।
इफ एग्जैक्टली वन वन एग्जैक्टली वन जो होता है, वन पुट करना है इन ईच रो एंड कॉलम, ईच रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को नोट डाउन करोगे, ध्यान से समझोगे बच्चों, ठीक है। ये क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन यही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम में एक ही वन होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। लाइक एग्जांपल, अगर आपने ए बराबर ये लिख रहा है, ध्यान से देखोगे, यहाँ वन डाल रहे हो, तो ये रो और कॉलम में एग्जैक्टली वन ही वन होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। अगर आप 3 बाई 3 का बना रहे हो तो ये बनेगा। फिर सेकंड में आप यहाँ वन दे सकते हो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो, एग्जैक्टली सेकंड कॉलम में सेकंड रो में एक ही वन होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। फिर ये देख लो, हर रो में ईच रो देखो या ईच कॉलम देखो, एक ही वन मिलेगा जो कि वन मिलेगा। अब जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल हो सकता है, आप ये भी दे सकते हो। मान लो यहाँ जीरो लेके आपने यहाँ वन डाल दिया, तो यहाँ वन डाल दिया तो यहाँ जीरो रखना पड़ेगा, यहाँ जीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि रो और कॉलम में एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए, एग्जैक्टली वन होना चाहिए। अब उसकी बात सेकंड रो में कहीं भी वन लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है। मान लो मेरा मन किया यहाँ लिखने का, तो फिर यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो डालना पड़ेगा। फिर थर्ड रो में यहाँ वन पॉसिबिलिटी है डालने की। बात समझ में आई कि नहीं? सेकंड, क्या यही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी हो सकते हैं। मान लो कोई बच्चा यहाँ वन डाल दिया, जीरो जीरो, यहाँ वन डाल दिया, तो ये वन हो गया, तो ये जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि रो और कॉलम में एक ही वन होना चाहिए, और वो भी सिर्फ वन। थर्ड में अगर आप, अब दूसरा वन यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो आप कहीं भी लिख सकते हो। मेरा मन करे अगर यहाँ वन लिख दिया तो यहाँ जीरो रखना पड़ेगा, और यहाँ भी जीरो रखना पड़ेगा। थर्ड रो में यहाँ वन डाल दिया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि परमुटेशन मैट्रिक्स कुछ और नहीं, एग्जैक्टली वन होना चाहिए ईच रो एंड कॉलम में, और अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, और भी बनाए जा सकते हैं, आपसे सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हो आप, बहुत तरीके से बना सकते हो। 0 0 1 0 1 0 1 0 0, देखो ये भी एक मैट्रिक्स है, परमुटेशन ही मैट्रिक्स है। इसमें भी हर रो और कॉलम में एक ही मिलेगा, वन, कहीं रिपीट नहीं करेगा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। सभी को समझ में आया कि नहीं? यस या नो, जल्दी बताओ। क्लियर है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं नील पोर्टेंट मैट्रिक्स। नील पोर्टेंट मैट्रिक्स, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अभी आप लोग पहले उसका स्ट्रक्चर जान लो। अभी मैं सारे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि भैया ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसा होता है। हर मैट्रिक्स का पहले आपको रूप पता होना चाहिए, फॉर्म पता होना चाहिए, किस फॉर्म में वो होते हैं, तब हम इसके आगे डिस्कस कर पाएंगे। कभी आगे कुछ मिलेगा तो हम सारी चीजें जो है उसके रिलेटेड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सारे नहीं देंगे, लेकिन आपको इसका फॉर्म पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स देख के बता दोगे यार ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नील पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ऐसा, ठीक है। तो अब नील पोर्टेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है।
तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में है और n क्रॉस n का होगा इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर के करने पर जीरो मिल जाता है। जीरो मैट्रिक्स मीन्स ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए की पावर के करने पर क्या बन जाए, जीरो बन जाए, और ए की पावर के प्लस वन जो है इससे एक कम, जीरो ना हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो है क्या लिखा जाता है, उसकी पावर ए की पावर कुछ करने पर क्या मिलना चाहिए, जीरो मिल जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर के जो है और सम इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर के। और तो और इसकी खास बात क्या है, और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर के का मान कभी भी, के को क्या बोलते हैं वैसे मैं बता दूं, के इज कॉल्ड वेयर के इज कॉल्ड नील पोटेंसी, ठीक है। नील पोटेंसी बोलते हैं इसको। एक ही वो नील पोटेंसी होती है, ठीक है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए के का मान कभी भी इसके ऑर्डर से बड़ा नहीं होता, ठीक है। के ऑलवेज लेस देन होता है या इक्वल हो सकता है एन के। एन मीन्स क्या है, ऑर्डर। कभी भी उसके ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता के की पावर। तो अगर ऐसा करने पर क्या बन जाए आपका, जीरो बन जाए के की पावर, तो उसको हम बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और दूसरा इसको जो है के को लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार जीरो आने के बाद हो सकता है उसके पावर जीरो भी मिल जाए, ठीक है। के इज कॉल्ड, के जो है क्या होता है, इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कभी निगेटिव नहीं होता, लिस्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर। इतनी सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। लिस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। के को लिस्ट मतलब छोटा, पॉजिटिव मतलब जीरो, जीरो से हो सकता, जीरो नहीं होता है हमेशा, कैसे होते हैं, वन जीरो से बड़ा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और इंटीजर मतलब वन टू थ्री फोर लाइक, ठीक। तो इसलिए ऐसा बता रहा है। सपोज करो आपका एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, जीरो 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 वन जीरो जीरो, ये कोई मैट्रिक्स है, ये यहाँ फोर लिखा हुआ है। अब अगर आप इसका नील पोटेंशियल चेक करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तो आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ऐसे पावर करते चले जाओगे, ए फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यू। ए क्यू से कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो अगर सपोज इसका जब आप ए स्क्वायर निकालोगे ना तो जीरो मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर पे जीरो मिल जा रहा है, तो फिर तो आप ए क्यूब करोगे तो भी जीरो मिल जाएगा। इसीलिए इसकी जो नील पोटेंसी होती है वो कौन होगी, टू होगी, न कि थ्री होगी। तीन से बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन जब ए स्क्वायर जीरो हो गया तो ए क्यूब भी जीरो हो जाएगा, ए की पावर फोर भी जीरो होगा, ए की पावर फाइव भी जीरो होगा। आगे सभी पावर करते चले जाओगे, जीरो मिल जाएगा, क्योंकि जीरो का पावर जितना भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ जीरो ही हो जाता है। तो हमको क्या करना है, लिस्ट देखना है। तो लिस्ट एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जहां से वो क्या हो जाता है, जीरो दे देता है, इसलिए उसको लिस्ट कहा जाता है। इसको इस फॉर्म में बोल दो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ए की पावर के माइनस वन जो है जीरो नहीं होता है। जस्ट इससे पीछे वाला टर्म जीरो नहीं होता है, उसके बाद से ही जीरो होता है, तो उसको हम बोलते हैं नील पोटेंसी। कहानी सबको समझ में आ गई कि नहीं आई, कि इसके नील पोटेंसी कितना होगा, दो। तो हम बोलेंगे ये जो है
ए स्क्वायर पे ही 0 हो जा रहा, तो ए की जो नील पोटेंसी है वो कितनी है, 2 है। 3 नहीं बोलोगे, 2 बोलोगे, क्यों? क्योंकि नी जो है इसकी जो है लिस्ट नंबर कौन सा होगा, तो 2 बोला जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स? एक और एग्जांपल, चलो चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स है। रैंडमली दे रहा हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है। पहला तो चेक करने का तरीका क्या है, डायगोनल से जीरो बना दो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, डायगोनल के नीचे जीरो बना दो पूरा, इधर एक नंबर डाल दो, ये हमेशा एक क्या बनेगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप 3 बाई 3 का ले रहे हो, 0 0 0 कर दो, यहाँ कोई नंबर डाल सकते हो, यहाँ 0 0, यहाँ कोई नंबर डाल दो, यहाँ कोई नंबर डाल दो, 0। ऐसा है। ये डायगोनल के नीचे अपर जो बोलते हैं ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है 0 कर दो, और ऊपर में यहाँ पर नंबर डाल दो, तो ये हमेशा जो है नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ये इसकी खास बात होती है कि 2 एग्जाम्पल तो यही हो सकता है। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये जैसे ए स्क्वायर निकालोगे तो 0 हो जाएगा, तो अब ए स्क्वायर ही नहीं, ए का क्यूब भी निकालोगे तो 0 मिल जाएगा। तो हमको नील पोटेंसी कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। जहां से स्टार्टिंग से 0 हो गया उसको बोलते हैं नील पोटेंसी। इसकी बोलते हैं नील पोटेंसी कितनी होगी, 2। 3 नहीं होगी, 2 होगी। ये चीजें मैं बता रहा था, इसीलिए उसको लिस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। आप समझेंगे उसको भी, अभी इसको समझते हैं पहले। इसका जब आप ए स्क्वायर निकालते हो, देखो ठीक है, ए स्क्वायर जब आप करते हो तो कितना मिलेगा, 0 3 0 0, इंटू में 0 3 0 0, मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 0.0 0, 3.0 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, फर्स्ट 0, 0.3 0, 3.0 0, 0.0 0, 0. ये देखो सब 0 मिल गया। तो ये जो है नील कितना मिल गया, ए का स्क्वायर करने पे 0 हो गया। अब ए स्क्वायर ही 0 नहीं, ए का क्यूब भी 0 मिलेगा, ए की पावर 4 भी 0 मिलेगा, सब 0 मिलेंगे, सारे के सारे मिलेंगे 0। लेकिन मैंने कहा ना, नील पोटेंट में कभी भी इसका ऑर्डर 0 नहीं होता है, तो इसका ऑर्डर जो है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो रहा है तो वो नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, पहली बात तो ये। तो ये 2 तक ही, इसका ऑर्डर कितना, 2 × 2 है, तो इसका 2 पर ही 0 मिल गया, तो हम बोलेंगे ए इज नील पोटेंट, ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स तो बन गया, और एंड इसकी नील पोटेंसी कितनी है, एंड 2 इज अ नील पोटेंसी। कहानी समझ में आई? इसका जो है नील पोटेंसी कितना है, 2 है। अगर सपोज करो 2 ऑर्डर पे 0 नहीं आ रहा है, 3 पे 0 आ रहा है, ठीक है, बात को समझना। ले सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनो समझो नोट करके इस चीज को। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है, 2 × 2 का है, आपने ए स्क्वायर निकाला, 0 नहीं आया, ए का क्यूब निकाल दिया, 0 आ गया, तो ये नील पोटेंट नहीं है, ए इज नॉट नील पोटेंट। पहली बात तो नील पोटेंट चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ चांस कितना है, 2 ऑर्डर का है, तो सिर्फ 2 तक ही जा सकते हो। बात समझे कि नहीं? दूसरा, मान लो ए कोई 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, कितने बाई का, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, आपने ए स्क्वायर निकाला, 0 नहीं मिला, ए का क्यूब निकाला, 0 नहीं मिला, ए की पावर 4, तो आगे चेक करना ही नहीं है, सीधी सी बात। एक 3 तक में 0 आ रहा है, अगर ए की पावर 4 पे भी 0 आ रहा है,
तो अपने को आगे चेक नहीं करना है, इतने ही से ही बोल देंगे ए इज नॉट नील पोटेंट। हो सकता है कि उसका फोर्थ पे 0 आ रहा हो, लेकिन हमको लेना देना नहीं है, हमको 3 ऑर्डर है तो 3 तक ही जाएंगे, 3 से ज्यादा नहीं जाएंगे। यही होती है इसकी नील पोटेंसी, क्योंकि रूल देखो लिखा दिया हूँ, के का मान एन से ऑर्डर से हमेशा लेस देन या इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। नॉट एक्सीड टू इट्स ऑर्डर, ए इज नॉट नील पोटेंसी। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कभी भी इसके ऑर्डर से आपको ज्यादा चेक नहीं करना है। 3 बाय 3 है तो सिर्फ 3 बार ही तक निकाल सकते हो, उसके बाद आपको चेक नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं? सभी को क्लियर है? यस चलो जल्दी बताओ। ये चीजें समझ में आई? वैसे ही इसको भी आप चेक कर लो, 3 बार में 0 आएगा। यहाँ देखो डायगोनल के नीचे है तो 2 नंबर है, तो अगली बार इसका जब ए स्क्वायर करोगे ना तो ये 0 हो जाएंगे, यहाँ नंबर बचेगा। इसके बाद का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसकी खास बात होती है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ एक नंबर आएगा, थर्ड टाइम पे ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो है ऑर्डर 3 है, नील पोटेंसी। अगर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है और ए का क्यू पे 0 आया तो नील पोटेंट होगा। 3 से ज्यादा पे चेक नहीं करना है, 3 से ज्यादा पर चेक नहीं करना है। अगर ये वाला मैट्रिक्स है, इसको आप ए स्क्वायर निकालोगे, इसका इसका अगर आप ए स्क्वायर निकालते हो तो 0 नहीं मिलेगा, लेकिन ए का क्यूब निकालोगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसका ऑर्डर 3 है, 3 तक ही चेक करना है, तो मिल गया तो ये जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है तो बताओ। नेक्स्ट स्लाइड करूं, आगे बढ़ूं? देखिए, इसलिए आप लोग को ये सब सारी चीजें बता रहा हूँ नोट करके, बहुत स्पेशल होता है, आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है? अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, सामने वाले ने यहाँ मैंने लिख दिया कोई अननोन नंबर है ए बी यहाँ पर, ठीक है? ध्यान से देखोगे, ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिखा हूं। अब अगर हम चेक करें कि क्या ये नील पोटेंट होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आप क्या निकाल के देखो, ए स्क्वायर। 2 से ज्यादा चेक नहीं करना है, ओनली ए स्क्वायर तक ही चेक करना है। ठीक है? मैट्रिक्स अगर 3 बाय 3 का है तो उसमें ए स्क्वायर में 0 आया तो वो नीलपोटेंस कहलाएगा कि नहीं? बिल्कुल कहलाएगा। अगर ए स्क्वायर पे ही 0 आ गया तो आपका काम और आसान हो गया, कि उसका जो नीलपोटेंसी 2 होगा और वो जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? अगर नहीं आया तो फिर थर्ड चेक करना पड़ेगा, आ गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैट्रिक्स ए जो है अगर आपका 3 बाय 3 का है, अगर आपका ए स्क्वायर पे ही 0 आ गया, अच्छी बात है ना, नील पोटेंट मैट्रिक्स बन गया, इसकी नील पोटेंसी 2 हो जाएगी। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तब हम ए क्यू निकालते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तब हम एक ए क्यू को चेक करना है, अदरवाइज अगर ए स्क्वायर पे ही आ गया तो काम हो जाएगा। चलिए आइए चेक करते हैं इसको। ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ऐसा क्यों दे रहा हूँ? एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो बच्चों। बोलो सर क्या क्या ट्राई करवाते रहते हो, एक बार ट्राई तो करो, देखते हैं क्या मिलता है। कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे। मल्टीप्लाई करो, इसका क्या मिलने वाला है? जल्दी बोलो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी ऐसा मिलेगा। इधर से करोगे इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी बोल सकते हो। कहानी समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे? ए बी इंटू ए बी मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल दो। फिर इसका इससे करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका इससे करते हो तो ए बी इंटू बी स्क्वायर मिलके बी क्यूब। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस लगा के ए इंटू बी क्यूब। कुछ समझ आ रहा है? माइनस ए का इसका मल्टीप्लाई इसका फर्स्ट रो का ऐसे कॉलम से करोगे, ऐसे करना है।
तो माइनस लगेगा ए क्यूब इंटू बी, इससे कटेंगे तो प्लस बन जाएगा ए का क्यूब इंटू बी, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे किया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है बच्चों बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों सेम हो गया जीरो, दोनों सेम हो गया जीरो, इधर दोनों सेम है जीरो जीरो, आया कि नहीं आया? ए का स्क्वायर कितना आया? जीरो आया कि नहीं आया? तो नील पोर्टेंट मैट्रिक्स खोजना हो तो क्या करना चाहिए? दो नंबर आपने चार ए बी होते हैं, ए बी उसी से मिला के बना सकते हो। इससे समझ में आता है। अगर सामने वाला बोलेगा भैया एक एग्जांपल दो नील पोर्टेंट मैट्रिक्स का, तो पहला एग्जांपल तो यही दे देना, डायगोनल में जीरो रख देना, जीरो जीरो इसके नीचे जीरो, यहाँ कोई भी नंबर डाल देना, तो ये नील पोर्टेंट मैट्रिक्स हो गया। अगर बोलेगा 3x3 का बनाओ, तो आप जीरो 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 डायगोनल में जीरो रखना, इधर रख दिए तो फिर वो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हो, जीरो जीरो, यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हो रेंडमली, कुछ भी नंबर लिख दो रेंडमली। ठीक है, 5 ये जीरो, एक तो ये भी मैट्रिक्स हो गया। या फिर आप जीरो 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 सब जीरो 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 कर दो, इधर डायगोनल में कोई भी नंबर लिख दिया और यहाँ जीरो जीरो कर दो, ये सारे नील पोर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। तो तीन तरह के तो मैं यही बता दिया, और एक जीरो मैट्रिक्स ले लोगे तो वो तो होता ही है। ठीक है, उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नील हम लोग नॉन जीरो मैट्रिक्स को चेक करते हैं बेटा, नॉन जीरो मैट्रिक्स को, कि नील पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब दूसरा तरीका इस मेथड के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से क्या कहता है, ए डॉट बी करो, ए डॉट बी का माइनस करो। मान लो आपने ए डॉट बी को सोचा 12, सपोज करो ए डॉट बी को आपने सोचा 12, जिसमें ए को आपने 3 लिया, बी को आपने लिया 4 लिया, तो 4 तिया 12 है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, तो ये कितना लिखना पड़ेगा? -12। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? 3 गुणा 4। तो अभी कई लोग बच्चे सोचेंगे ए डॉट बी मीन्स A1 है B2 है, नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो? मैट्रिक्स मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में ऐसा लॉजिक मत लगाओ ए फर्स्ट है बी वो है। ए बी मीन्स प्रोडक्ट है, वो 12 है, तो 12 को क्या लिखोगे आप? 3 चौक 12, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 डालना पड़ेगा, और मतलब यहाँ पर -9 डालना पड़ेगा, और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ डालना पड़ेगा पॉजिटिव, ऐसा। और अगर छोटा नंबर लेना चाहते हो तो एक बार छोटे नंबर पे काम करो। जैसे मान लो ए बी डॉट ए और बी को मैंने ले लिया, ए बी मतलब 6 लिया, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा 6, तो यहाँ लिखूंगा -6, यहाँ लिखूंगा 2 का स्क्वायर -4, 3 का स्क्वायर -9। अब चेक करके देखो कि क्या ए स्क्वायर जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा जीरो तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। 6 9 -4 -6, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 6 9 -4 -6। अब आप लोग तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, मेरे को ही करना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम। 6 इंटू 6 36 माइनस 9 चौक 36, आया कि नहीं? 6 9 54 -54, आया कि नहीं आया? -6 इंटू 4 -24, फिर ये +24 हो जाएगा। 4 9 चौक 36 -36, और ये +36 हो जाएगा। क्या दिख रहा है बच्चों? क्या दिख रहा है? 0 0 0 0, आया कि नहीं आया? तो ये भी बोल सकते हैं हम कि जो है जीरो मिल जाएगा। तो ए जो है नील पोर्टेंट बन गया, ए इज नील पोर्टेंट मैट्रिक्स। इतने सारे ट्रिक्स सिखा दिया नील पोर्टेंट मैट्रिक्स को देखने के लिए। क्लियर है? तो अपन को ऐसे ले सकते हैं नील पोर्टेंट मैट्रिक्स के लिए। तो अगर आपको मान लो एग्जाम में आता है चेक करने के लिए, बताइए भैया ये नील पोर्टेंट मैट्रिक्स है या नहीं, यस या नो, तो आपको क्या जवाब देना है कि भाई ये नील पोर्टेंट चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे चेक करोगे? तो ये देखो कि इसका मल्टीप्लाई, ये जो है ये 6 की कोई कौन से नंबर का है, दोनों सेम है, उसका अपोजिट है, तो ये 6 जो है 2 गुणा 2 और 3 का है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो समझ जाना ये नील पोर्टेंट मैट्रिक्स है। चेक करने के लिए इजी मेथड है ये। और कभी भी इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा तो इसका ऑर्डर कभी भी इससे ज्यादा नहीं होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ इंडेक्स, इसको इंडेक्स ही बोलते हैं या नील पोटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर इसको नील पोटेंट भी बोलते हैं। के इज कॉल्ड नील पोटेंसी, या फिर आप इसको लिख लो इंडेक्स, दोनों बोलते हैं। कई बच्चे जो है ध्यान नहीं देंगे, अलग अलग बुक वाले अलग अलग यूज करते हैं, तो इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स, के इज कॉल्ड इंडेक्स
ऑफ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है, ए का नीलपोटेंस का इंडेक्स, या फिर आप नीलपोटेंसी भी बोल सकते हो। सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? बताओ, जितना आज की क्लास में अभी यहां तक हम समझे हैं, क्या सबको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गए तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, क्लियर है? चलिए, इसी तरह आपको समझ में आते रहे बस, तो हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। चलिए, अब बाकी सारे मैट्रिक्स तो मैंने समझा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है? जितने छोटे मोटे इल्लू पिल्लू मैट्रिक्स है सारे को मैंने जो है समझा दिया। अब कुछ स्पेशल अभी प्रॉपर्टीज को समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कुछ स्पेशल, जिससे एग्जाम में आने वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं करने आता है? हम्म? क्यों नहीं आता है? मल्टीप्लाई के लिए एक वीडियो बनाया गया है, पिछली क्लास को देखो। हैं? 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इस रो को पकड़ो, जितने कॉलम है सबसे करना पड़ेगा। तो 1 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे दो इधर है तो दो इधर होने चाहिए, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। फिर इसका जब इससे करोगे तो फर्स्ट रो को सेकंड रो कर रहे हो तो फर्स्ट रो सेकंड रो में ही लिखोगे, ठीक है? 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, लाइक कैसा? फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से किया जाता है। जब मैं सेकंड रो में आऊंगा तो सेकंड रो में लिखूंगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में उतरेगा। अगर कोई बोलेगा यहाँ क्या आएगा, तो भैया ये कौन सा है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का गुणा करोगे 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8 से। और अगर इधर करना चाहते हो तो 3 इंटू 5 आएगा प्लस 4 इंटू 7 आएगा। ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन है, और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, कुछ स्पेशल चीजें बता देता हूं मैं। सिंगुलर मैट्रिक्स तो वहां पर है, कहां पर? डिटर्मिनेंट्स में। अभी डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट नहीं किए, डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे ना बच्चे, तो वहां पर बताएंगे आपको, ठीक है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अभी अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स में नहीं गए, ठीक? डिटर्मिनेंट से जब आएंगे तब देखेंगे। चलिए, इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझाना था। देखिए, आज की क्लास बच्चों बहुत अच्छी होने वाली है। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि स्पेशल चीजें सीखने जा रहे हो आप, ठीक है? देखो, ए बराबर, बता सकता है ये कौन सा मैट्रिक्स है? कौन बता सकता है? मैं भी देखूं तो, क्या पढ़ाया हूं, किसी को पता है कि नहीं पता है? जल्दी बोलो। कोई बता सकता है इतने बच्चों में कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? जल्दी बोलो, कौन सा मैट्रिक्स है, बता सकते हो कोई? वेरी गुड, ठीक है। ये एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? ऑर्थोगोनल है, ठीक? कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगा, अच्छे से समझना, ये ऑर्थोगोनल है। अच्छा, बी एक दूसरा मैट्रिक्स दे रहा हूं, ठीक है? कॉस अल्फा, यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, एंगल बदल दिया, थीटा था यहाँ अल्फा लिख दे रहा हूँ, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख दिया, ठीक है? ये भी क्या है? ये भी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? ओके, आप लोग की आवाज आ नहीं रही है, हैं?
बोलोगे सर कैसे बोलेंगे, चलो ठीक है, आओ ए बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए बी निकालो। ए बी कैसे निकालते हैं बच्चों, ए गुणा बी करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जिनको गुणा करने नहीं आता है उनके लिए एक और चांस मिल गया कि चलो एक बार और मिलेगा गुणा करना, देखेंगे, ठीक है। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए गुणा कैसे करते हैं बताया ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो पहला फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेकंड एलिमेंट, तो कॉस इंटू कॉस क्या बनने वाला है बता सकते हो। अब कई बच्चे स्क्वायर बोल देंगे, सर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, कहाँ से स्क्वायर होगा, ये थीटा है ये अल्फा है, तो लिखना पड़ेगा ना आपको कॉस थीटा कॉस अल्फा, फिर इसका गुणा इससे करते हैं, बीच में माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है, तो साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो बोल दो, ठीक। अब इसी का फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करिए, तो सेकंड कॉलम में उतारोगे आप क्या लिखोगे, ठीक है। चलिए यहाँ सेकंड कॉलम में उतरेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, इसको आगे पीछे है तो आप लिख सकते हो, आप चाहो तो साइन को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा कॉस थीटा, कहानी समझ में आई। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो बीच में प्लस लगेगा, और साइन थीटा कॉस अल्फा, अल्फा पहले लिखे तो अल्फा वाला लिख लो कॉस अल्फा साइन थीटा। बोलोगे वाह सर क्या बता रहे हो आप, ठीक है। माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट का फर्स्ट, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, बीच में फिर माइनस लगेगा, इसका इसका करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। लग रहा होगा आप लोगों को कि अरे सर समय बर्बाद हो रहा है ऐसे में, क्या क्या कर रहे हो आप, देखते जाओ अभी। माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, यहाँ प्लस लगेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। हो सकता है बहुत से बच्चों को ये चार फॉर्मूला याद ना हो, कौन कौन से फॉर्मूला बच्चों, पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आता है, आता है कि नहीं आता है, सबको याद है कि हाँ यही होता है, अगर नहीं याद है तो फिर देख लो। अच्छा ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला, अगर यहाँ माइनस डालोगे तो यहाँ भी माइनस हो जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, और साइन ए माइनस बी में बीच में माइनस हो जाता है, बस साइन ए कॉस बी ही रहता है, कॉस ए साइन बी, तो साइन वाला हमेशा साइन कॉस में चलता है, उधर कॉस साइन रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरा कॉस वाला, ये पहला था ये दूसरा था, तीसरा कॉस वाले की बात करूंगा तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है जानते हो, कॉस ए कॉस बी, और प्लस रहता तो ये माइनस होता है साइन ए साइन बी। चौथा फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दोनों चारों फॉर्मूले स्पेशल फॉर्मूले हैं, सबको शायद आता होगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से आप इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, ए डॉट बी जो निकाल रहे थे क्या आया, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, पीछे माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी, यानी कि लाइक थीटा प्लस अल्फा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दिख रहा है, तो ये जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस थीटा बोलो, बात एक ही है। यहां से देखोगे तो अगर आप माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बन जाएगा, और प्लस में तो ये कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। और अगर आप यहां से देखोगे तो पहले इनको पढ़ो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस का फॉर्मूला बन जाता है, और माइनस है तो प्लस का बन जाता है, तो थीटा प्लस अल्फा बनेगा। कहानी समझ में आई सभी बच्चों को, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है जल्दी बताओ, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्लियर हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आप लोग बताओ क्या हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
क्लियर हो गया है? चलिए, अब देखो इससे क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स लिया था तो ये आया। ध्यान से समझना, आपने अलग अलग मैट्रिक्स लिया था, यहाँ थीटा थीटा अल्फा अल्फा अलग अलग लिया। अगर मैं बोलूं ए डॉट ए करता तो क्या मिलता? कौन बता सकता है? अगर मैं बोलूं कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं आज ए डॉट ए करता तो क्या मिलता, लाइक ए स्क्वायर क्या मिलता? क्या बता सकता है? यानी कि कोई ए डॉट बी के जगह अगर मैं ए ही लिया होता तो ये थीटा ही वाला आता। तो सिर्फ इतना, सिर्फ सेंस चेंज होता, अल्फा के जगह थीटा हो जाता, और अल्फा के रिप्लेस पे थीटा हो जाना मीन्स यहाँ पर ए स्क्वायर अगर निकालता तो ये बन जाता कॉस टू अल्फा। अल्फा वाला है कि थीटा वाला? थीटा है तो थीटा लिखोगे कॉस टू थीटा, क्योंकि दोनों थीटा थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन टू थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा। किसको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ठोको ताली, जल्दी बोलो भाई, किसको समझ में आ गया ये सारी चीजें? कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर ए स्क्वायर निकालता तो मुझे शायद यही मिलता। बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो अब मैं अगर ए क्यू निकालूंगा, ए फोर निकालूंगा, तो आगे क्या मिलेगा पता है? इसको अगर आप बढ़ाओगे ए की पावर एन, जितनी भी पावर कर लो, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस टू थीटा इंटू थीटा फिर से बनेगा, तो थ्री में थ्री मिलेगा, फाइव में फाइव मिलेगा, दस में दस मिलेगा, एन में एन मिलेगा। इससे हमारा काम आसान बन गया, ये कॉस एन थीटा बनेगा और ये साइन एन थीटा बन जाएगा, ये माइनस साइन एन थीटा और ये प्लस कॉस एन थीटा बन जाएगा। जितनी पावर लोगे वो एंगल में चले जाता है, तो दो चुटकियों में आप बना दोगे इस सवाल को। अगर क्वेश्चन आया ए दिया हुआ है और बोले ए की पावर एन निकालिए, बस जितनी पावर है उसको एंगल में बना दीजिएगा, सबसे बेटर। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को समझिए। यहां तक का सारी चीजें क्लियर है तो बोलो आगे बढ़े। ए ए करेंगे तो स्क्वायर में एम एन आएगा। स्क्वायर में एम एन मीन समझा नहीं मैं। ए डॉट ए करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ए डॉट ए तीन बार करोगे तो ए क्यू मिलेगा, तो ए क्यू को में यहाँ थ्री थ्री हो जाएगा। नहीं, स्क्वायर में नहीं आएगा वो ये चीज आप बोल रहे हो। नहीं तो आप सुनो, ठीक है, वेरी गुड, आप सही समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये तो सोचो, कॉस स्क्वायर बोलो या कॉस इंटू कॉस बोलो, बात एक ही है ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हो। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ आयुषी की मम्मी बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, ये कोचिंग वाले से, हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक। जितेंद्र मौर्य नाम है, रेस मैथ्स एकेडमी से है कोचिंग। ओके ठीक ठीक। हम्म, बोलो बच्चों, कहाँ थे हम लोग? हाँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा ना, जब आप दोनों स्वयं लोगे तो कॉस स्क्वायर बोल रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है। भूल गए? भूल गए इस चीज को? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा बोलते हैं। इसको इस तरीके वे से समझो, या फिर इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा समझो, बोलो तब भी कॉस ए माइनस बी बीच में है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है बच्चों, थीटा प्लस थीटा, और ये कहीं ना कहीं कॉस टू थीटा ही है। बात आई समझ में कि नहीं आई?
जल्दी बताओ। स्क्वायर में जाएगा तो भी cos 2 थीटा बनेगा, साइन में आएगा तो भी साइन बन जाएगा, ठीक है। और साइन में भी वही चीज बनेगी, साइन cos थीटा, साइन cos थीटा, ये आप लोग पढ़ोगे। जब आप अगर यहाँ प्लस में देखोगे तो यहाँ पर बनेगा साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, 2 बार हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या फिर आप फॉर्मूला से जाओगे तो भी चलेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि a की पावर n करने से ये आ गया। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे आने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं इफ ए इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा, आपको कुछ भी नहीं दे देगा कि ले भैया कुछ ही बना दो, नहीं, वो कुछ ट्रिकी वाइज वाले क्वेश्चन देंगे ना, ठीक है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा दिया हुआ है, बोल रहा है वेयर अल्फा के बारे में बोल रहा है उसने 2π/13 है, ठीक है। कितना है? 2π/13। इतना आ गई समझ में? और अब आपसे बोल रहा है देन ए की पावर 2015 की वैल्यू बताइए। अब देखिए कितनी बार कैलकुलेट करना है, 2015 बार। वो चीजें आप आराम से नहीं कर पाओगे, कोई इजी नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से भी दे दिया हुआ इसने कि ए की घात 2015 करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या आइडेंटिटी मिलेगा। दूसरा ऑप्शन करें तो दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया हुआ है ए मिलेगा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है आपको ऑप्शन ना दे, है ना, तो भी ए स्क्वायर मिलेगा। या चौथा ऑप्शन नॉन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ, बोल रहा है ए की घात 2015 कैसे करेंगे। तो इनका अप्रोच मैं आपको बता देता हूं कि इनका अप्रोच कैसे होता है, किस अप्रोच में हम करते हैं, ठीक है। अगर मैं अप्रोच की बात करूंगा तो बोलो ए बराबर कितना है कॉस अल्फा। चलो अगले पेज में सॉल्यूशन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे कि सर ए बराबर आपने दे दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा। अगर आप लोगों ने बादाम खाया होगा एग्जाम में तो याद आएगा, अरे ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकला। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खास बात होती है ए की पावर n करोगे तो ये कॉस n अल्फा साइन n अल्फा, यही बताया था पिछले। यहाँ पर देखो थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, यहाँ माइनस साइन n अल्फा, यहाँ कॉस n अल्फा आएगा। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दो, तो ए की घात 2015 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पुट किया कॉस n के जगह 2015, और अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दो इनटू में 2π/13। यहाँ पर करो साइन 2015 इंटू में 2π/13 माइनस साइन 2015 एंड 2π/13, इधर कॉस 2015 इंटू में 2π/13। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा तोड़ना चालू करो। अगर मैं बोलूं कि 2015 को देखा जाए 13 से भाग करें, क्या डायरेक्ट कटेगा? तो 13 कम 13, यहाँ से बचेगा कितना, बचेगा बच्चों 7, यहाँ से उतर गया 71, तो 13 13 पच्चे 65, 65, इधर बचेगा 6, ठीक है। और ये उतर गया 65, 13 पचे 65, 65 क्या हो गया, कट गया। यानी कि 2015 जो है 13 से कट के डायरेक्ट मिल जाएगा। तो एक की घात 2015 क्या मिलने वाला है, तो एक की घात 2015 जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है आपका कॉस 155 इंटू 2π माइनस साइन 155 इंटू 2π साइन 155 इंटू 2π, और ये होगा कॉस 155 इंटू 2π। और हमको पता है ये चीजें, कौन सा फॉर्मूला, इस साइन में एन पाई की वैल्यू तो 0 होती है। साइन की एन पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई बच्चों, बताओ, 0 ना।
और कॉस में कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। इवन टाइम नहीं मालूम है तो ये नोट कर लो, नहीं पता है तो ये चीजें, साइन में एन पाई की वैल्यू 0 होती है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है। दूसरा कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन होती है। ये दो स्पेशल फॉर्मूला है। तो अगर एन ऑड है तो -1 आएगा, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन में इवन ऑड सबका 0 होता है। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये इवन हो गया 1, ये ऑड हो गया, ये साइन में तो 0, ये साइन में 0, ये है इवन, ये बन गया, क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। ऑप्शन से बात करें कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बोलो, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट लेकर हर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला रहता है। बताओ। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कहीं कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दो। देखिए, ए दिया हुआ है, हमको पता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए की पावर एन कर देना करना, एन एन बेस में यहाँ सामने में एंगल के साथ आ जाता है, तो कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा, साइन में एन अल्फा कॉस एन अल्फा आएगा। अब आपको मालूम है एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2015 2015, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई/13 है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, ये एन है, ये अल्फा है, एन है अल्फा, एन अल्फा पुट कर दिया। मैंने आपके सामने यहाँ पर 2015 को 13 से डिवाइड करके देखा कितना आ रहा है। 13 से डिवाइड किया तो कितना आया, डायरेक्ट 155 बार में कट गया, कैंसिल हो गया। तो ये बच गया यहाँ पर 155, यहाँ से 2 पाई, ये भी 100 सब वही आएगा क्योंकि सारा तो सेम है। उसके बाद ये फॉर्मूला देखो ना, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। अब एन का मान 10 20 3 100 150 250 350 कुछ भी रख दो, इंटू में पाई है तो 0 आएगा, बात समझे। तो साइन में 155 इंटू 2 पाई है, तो ये 155 गुणी 2 करोगे जो भी आएगा 300 समथिंग कुछ आएगा। तो जो भी आएगा तो उसका तो इंटू पाई, ये तो 0 हो जाएगा ना। साइन में एन पाई कितना होता है, 0। एन की वैल्यू को कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, तो ये नेचुरल नंबर तो है, 155 गुणी 2 करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है, कुछ भी करो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है। तो साइन एन पाई का आंसर 0 आता है, ठीक है। इसका मतलब साइन 180, ये साइन 180, साइन 360, इन सभी का आंसर 0 होता है, ये सब बचपन में पढ़े होगे। साइन एन इंटू 360 जो होता है, इसका भी आंसर 0 बन जाता है। तो कुछ भी लोगे सभी का आंसर 0 आता है, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाता है कि वो ये सभी वैल्यू 0 बन जाती है। तो साइन साइन वाला तो 0 हो गया। कॉस वाले के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन होता है। लाइक अगर आप कॉस पाई बोलोगे तो -1 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 पाई है, 1 मीन्स -1 की पावर 1। कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। कॉस 3 पाई कितना होगा, -1। कॉस 4 पाई कितना होगा, 1। तो ऐसे देखना पड़ता है, इवन है तो 1, ऑड है तो निगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर इवन ऑड है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 155 गुणी जो भी है 2 पाई, 2 का गुणा, 2 का मल्टीपल क्या होता है, ऑलवेज इवन होते हैं। 2 के मल्टीपल आर ऑलवेज इवन, ये तो इवन नंबर है। तो कॉस एन पाई इवन होता है तो 1 आता है, ये भी इवन है तो 1 आएगा। ये 0, ये 0 बच गया और ये बन गया आइडेंटिटी। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। कॉस एन पाई, अगर एन इवन है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीजें मेंशन है। एन अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर 1 आता है, ऑड होगा तो -1 आएगा। आया समझ में, यस या नो, क्लियर करो। बताओ।
उसको भी लगा सकते हो। और तो और एक चीज सिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या मिला। ए ऑर्थोगोनल बी ऑर्थोगोनल, ए भी निकाला, ये भी उसी पैटर्न में आया तो ये भी ऑर्थोगोनल बन गया। तो इससे क्या सीखे हम लोग, ए और बी अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और ए बी हो या बी ए दोनों निकालोगे ऑर्थोगोनल आएगा। प्रैक्टिस करोगे सब याद रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then AB and BA are also orthogonal। अब इसका टेक्निकली प्रूफ देखा जाए तो भैया प्रूफ देख लो इसका। अभी तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करा दिया था कि ये ए बी निकाला था, अभी मैं सिखाया था। यहाँ पर ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए बी निकाला, ये भी देखो कॉस, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ माइनस कॉस साइन है, यहाँ कॉस है, तो ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी वही होता है। बट कैसे अपन चेक करते हैं, ए इज ऑर्थोगोनल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए इज ऑर्थोगोनल, देयरफॉर क्या होगा जल्दी बोलो, ए और ए का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ये आप लोग को पता होगा। बी इज ऑर्थोगोनल मीन्स, जल्दी बोलो, बी इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां तक आ गया आप लोग को समझ कि अगर कोई ऑर्थोगोनल है तो उसके उसका ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। आपको प्रूफ किसको करना है, ए बी को ना। अगर मैं बोलूं ए बी और ए बी का ट्रांसपोज करूं, अगर इसका भी आंसर आइडेंटिटी आ गया तो ए बी भी क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी अपने जगह। आपको सिखा चुका था कि ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, अपोजिट से खुलता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। नेक्स्ट स्टेप में ए बी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, अच्छे से देखो, बी और बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी बना देगा, तो ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए का ट्रांसपोज। अगले स्टेप में यहां से देखोगे तो ए के साथ आइडेंटिटी गुणा करोगे तो ए बचेगा, ए डॉट ए का ट्रांसपोज कितना मिला बच्चों, आइडेंटिटी आया। इस साइड क्या लेके चला था, ए बी डॉट ए बी का ट्रांसपोज। अगर ए बी डॉट ए बी का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब हो गया ए बी भी क्या होता है, इज ऑर्थोगोनल। अच्छा चेक करें कि सिमिलरली, ये भी बता सकते हो, सिम इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिमिलरली आप बता सकते हो कि बी ए भी क्या होगा, बी ए भी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। क्या इनका सम आता है कि नहीं आता है, चेक करें। तो ए प्लस बी को चेक करना चाहते हैं तो ए प्लस बी और ए प्लस बी का ट्रांसपोज करके देखो, अगर ये भी क्या हो जाता है, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी ऑर्थोगोनल होगा, सम भी ऑर्थोगोनल होता है। आओ देखते हैं इसका ट्रांसपोज कैसे खुलता है, जस्ट सामने से ही खुल जाता है। तो ए प्लस बी इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, जब आप गुणा करोगे मल्टीप्लाई, ए के साथ हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, प्लस बी के साथ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज ये बनेगा, प्लस ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज प्लस बी बी का ट्रांसपोज। ये तो आइडेंटिटी बन गया, लेकिन ये ए बी बना ट्रांसपोज, ये बी ए का ट्रांसपोज बना, प्लस ये आइडेंटिटी बना, ये दो बार आइडेंटिटी हो गया, लेकिन टोटल आइडेंटिटी आया क्या, नहीं आया, तो नॉट इक्वल आइडेंटिटी। इसीलिए अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका सम एंड डिफरेंस ऑर्थोगोनल नहीं होता है, उनका सम और डिफरेंस नहीं होता है, तो कौन होता है, सिर्फ प्रोडक्ट होता है। तो ऑर्थोगोनल का प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है।
कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सम जो है क्या होता है, ऑर्थोगोनल नहीं होता है। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट वाला? ये वाला है यहां से। देखो हमको प्रूफ करना है कि ए बी, ए बी बी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने पर ना आइडेंटिटी आता है। ए बी को चेक करना चाहते हो तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। और इसका ट्रांसपोज कैसे, ये मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं कि कभी भी ए डॉट बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज जो होता है वो पहले बी का ट्रांसपोज होता है, फिर डॉट ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है ना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बनता है। अब ब्रैकेट हटाओगे तो बी और बी का ट्रांसपोज बीच में एक जगह बनेगा, और बी और बी के ट्रांसपोज के जगह हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो बी बी का ट्रांसपोज की जगह आइडेंटिटी डाल दिया। आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो हट जाता है, यानी कि ए बन जाएगा। तो ए डॉट आइडेंटिटी ए बनेगा, तो ए डॉट ए का ट्रांसपोज बच जाएगा। और चूंकि ए भी ऑर्थोगोनल है तो ए और ए का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी दे देगा। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड में हम क्या लेके चले थे, ए बी और ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज किया, आंसर आइडेंटिटी आ गया, तो ए बी भी क्या बन गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गया। समझ आया? चलिए ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ और न्यू प्रॉपर्टी को जानकारी करते हैं। सारी चीजें बताई जा रही है आपके लिए, वो सारे सब इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, आपको कुछ भी इसमें वो नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन symmetry matrix in symmetric matrix of ऑर्डर n। ऑर्डर n में कितनी होती है, n ऑर्डर का, अगर आपका n ऑर्डर का क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, कौन बता सकता है? चलो अगर मैं बात करूं, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको बनाने के लिए, मैट्रिक्स को फिलअप करने के लिए आपको कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, कितने एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, मतलब आप बता दोगे कि यार मिनिमम इतने एलिमेंट चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के लिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स बताओ इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3x3 में कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा? नौ तो सिर्फ आप 3x3 मैट्रिक्स बनाने के लिए बता रहे हो, मैंने कहा 3x3। आप लोग सभी लोग जो है नौ नौ बता रहे हो, नौ क्यों बता रहे हो? नौ तो आपका क्वेश्चन क्या, 3x3 के मैट्रिक्स को फिलअप करने के लिए,
कंडीशन डाला हो ना, साइमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। लो भाई 3 बोलते हो आप। अगर ए कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, बताया था ना, यहाँ कोई भी एक अननोन नंबर होता है, यहाँ जो भी नंबर डालोगे यहाँ पर भी वही डालोगे, यहाँ पर कोई भी नंबर डालोगे तो यहाँ भी वही नंबर डालोगे, यहाँ जो नंबर डालोगे वो यहाँ नंबर डालोगे, बाकी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे। तो आप देखो, अगर मैं बोलूं इसमें कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ, बताओ कितने एलिमेंट आपको चाहिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। कुछ एलिमेंट्स तो रिपीट कर रहे हैं ना, वेरी गुड, आप समझे आप। तो ये 3 एलिमेंट तो कंफर्म है चाहिए, नया नंबर है ये, 3 तो चाहिए, तो डायगोनल में 3 एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर जो भी नंबर चाहिए वो तो इसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, 4 यहाँ 6 यहाँ मिल जाएंगे, तो ये तो है ही है। तो सिर्फ नए नंबर कितने हैं आपके पास, 1 2 यहाँ से 2 मिलेंगे, और ये एक नंबर मिलेगा 1, तो 1 2 3 टोटल जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6, 6 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। बात समझे कि नहीं है। तो है क्या चीज है, 1 प्लस, देखा जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और हमको पता है 1 से लेकर सम तक का नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बताओ एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए कितना बनाना पड़ेगा भैया, बताओ। ये n बाई n का मैट्रिक्स है, तो ये जो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। इसके ऊपर में कितने एलिमेंट होंगे, n माइनस 1 होंगे। इसके ऊपर में कितने होंगे, n माइनस 2 होंगे। ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा, एक एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा, लाइक दैट। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस n, और इनका सम हमको पता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। ये पहले भी करा चुका हूं। 3 ऑर्डर का ले रहे हो तो 3 इंटू 3, 3 बाई 3 का है तो 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 काटोगे, 3 2 जा 6, 6 एलिमेंट चाहिए आपको जनरेट करने के लिए, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। बात आई समझ में कि नहीं। तो यहां पर कितना करना पड़ेगा बच्चों, n है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करो। मान लो अगर मैंने कहा 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है, तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए, कितने एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कितने एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा 5 बाई 5 के लिए। 15 एलिमेंट, ठीक। तो बात समझ में आई कि नहीं। तो 5 बाई 5 के लिए 15, ठीक है। ओके, समझ गए। तो ये एक स्पेशल चीज था जो आपको समझाना था। तो सिमिलरली ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए बता सकता है कोई क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। 3 बाई 3 के लिए पहले बताओ, आप लोग सोचो। इन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्यों इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं जानते, कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ये नॉन ट्रिवियल क्यों लिखा हुआ है बच्चों, हैं, हवा में तीर मारने के लिए। देखो ए कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात होती है डायगोनल में 0 होता है। ये तो कंफर्म है ना, जो मैट्रिक्स कंफर्म है तो उसको एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, वो तो 0 ही है। दूसरा यहाँ पर -2 ले रहे हो तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 डालना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 डालना पड़ेगा। टोटल कितने एलिमेंट जरूरत पड़ा आपको। 0 तो फिक्स है, वो तो नॉन ट्रिवियल में काउंट ही नहीं होगा, 0 तो फिक्स है। बचा कितने, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो यहाँ पर भी कितना होगा, एन ऑर्डर के लिए कितना होगा, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एक कम हो जाता है, डायगोनल वाले एलिमेंट कम हो जाते हैं 1 से लेके n तक का। सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ, फिर 2 एलिमेंट, 1 और 2, ये तो 0 है, तो इसीलिए एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 3 बाई 3 का है तो 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 2 2 कटेगा तो 3 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आया, सभी बच्चों को क्लियर हो गया।
क्लियर है तो बोलो। इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल में जीरो होता है, तो जीरो तो फिक्स है ना, कंफर्म है जीरो है, उसके लिए आपको कोई सोचने की जरूरत तो नहीं है। तो आपको भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपको उस जीरो को काउंट नहीं करना है, इसीलिए तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नॉन ट्रिवियल लिखा हुआ है। नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स की खोज नहीं करना है। तो कितने एलिमेंट होंगे टोटल? तीन। 3 बाई 3 के लिए तीन जरूरत होगा, बाकी 4 बाई 4 के लिए बताओ। अगर 4 बाई 4 का कोई मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट होंगे? तो यहाँ 4, यहाँ 3, 2 से 2 3, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। 4 बाई 4 के लिए 6 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नॉन ट्रिवियल मीन्स जो, जिसको नहीं पता, ट्रिवियल मीन्स जिसके बारे में आइडिया है, फिक्स है। डायगोनल में जिसे जीरो होना, जैसे डायगोनल में कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर आपको पता है, जैसे देखो सुन लो, इधर बता देता हूँ ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का मतलब भी क्या होता है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी बता देता हूँ और इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ 1 2 3 डाल दिया, यहाँ पर आपने 4 डाला, तो ये तो कंफर्म है ना, ये वाला जगह फिक्स है, माइनस ये वाला जगह कितना होगा? 4 होगा, तो ये नॉन ट्रिवियल हो गया। ये ये तो ट्रिवियल हो गया। ये कौन सा? क्यों क्यों? क्योंकि ये है वही एलिमेंट है, जब उसके बारे में पता है तो ट्रिवियल हो गया। नॉन ट्रिवियल मीन्स जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, वो एलिमेंट्स को हम नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैं कुछ भी रेंडमली कोई भी नंबर डाल रहा हूँ 8, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी 8 आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये ट्रिवियल हो गया, उसी का कॉपी है, तो ट्रिवियल में कॉपी हो गया। नॉन ट्रिवियल जिसके बारे में आइडिया नहीं है, वो नंबर्स को हम ट्रिवियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 3 है, या 4 है, 8 है, जो भी नंबर ले रहे हो, 6 ले रहे हो, यहाँ भी 6 ले रहे हो, ये जो है, ये जो है ट्रिवियल में आएगा, और ये जो है सारे नॉन ट्रिवियल हो गए। क्लियर है? आ गया समझ में? अगर आ जाए तो फिर बताओ, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। चलिए चलिए, जय श्री राम एंड गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। ये मैं अपने सेव करने के लिए रहता हूँ, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है स्कैन करते हैं तो एक मोबाइल में आ जाता है डायरेक्ट PDF। ठीक है, चलिए ठीक।